पिछले कुछ सालों से टी20 क्रिकेट के फैंस और टेस्ट क्रिकेट के दीवानों के बीच वनडे क्रिकेट थोड़ा सा पिसता सा जा रहा था। कई लोगों का मानना था कि इस फॉर्मेट की शायद ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं आईसीसी में होता तो शायद जो हाल ही में वनडे हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच, इसकी हाइलाइट्स उन लोगों को दिखाता, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुकाबले में सब कुछ था, कभी एक टीम आगे थी, कभी दूसरी टीम आगे थी। नतीजा ये हुआ कि भारत ने अंत में ये मैच 7 रनों से जीता, उसी के साथ सीरीज भी जीती। बहुत सारी चीजें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। संजय, इससे पहले कि मैं सारे हमारे 5 अहम पॉइंट्स पे आऊं, पहले तो ये जानना चाहूंगा बतौर भारतीय फैन, 200 पर 7 है इंग्लैंड की टीम, 31वां ओवर है, इतने सारे रन बनाने, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे हैड नो बिजनेस टू टेक द गेम टू द लास्ट ओवर। और ये दर्शाता है मॉडर्न डे बैटिंग कि कुछ भी हो सकता है, और टी20 के वजह से इम्पॉसिबल को भी अचीव करना पॉसिबल लगता है। इवन फॉर अ गाय लाइक सैम करन, हु इज नॉट योर टॉप 5 के बल्लेबाज नहीं है, ही बैट्स डाउन एट नंबर 8, बट स्टिल 160 पे 6 था स्कोर तब आए थे, और तब से उनको लग रहा था कि हम मैच जीत सकते हैं, और अंतिम क्षणों तक ऐसा लग रहा था कि वो मैच जिताएंगे अपने टीम को। तो ये खासियत है मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की, कि जब रन चेस की बारी होती है या बल्ले के साथ कुछ करना होता है, और अगर कंडीशंस आइडियल होते हैं तो कुछ भी मुनासिब है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ये इनका मोटो है और उनमें ये काबिलियत भी है करने की। तो संजय, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा ना, ये मैच पूरा उतार चढ़ाव से भरा था। तो जब आखिरी 2 ओवर में आए, 19 रन चाहिए थे, तब तो आप कहेंगे शायद इंग्लैंड फेवरेट था। वहां से नटराजन और हार्दिक ने हार के मुंह से जीत को खींच लिया, आप कहेंगे। क्या अब इन हाइंडसाइड सही लगा वो एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाना? आपके पास कई ऑप्शंस थे एंड में। मैच के पहले भी लगा कि ये बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी और ने ये सोचा था कि कुलदीप यादव को अगर बाहर रखना है, तो हम सोच रहे थे कि शायद चहल को अंदर लाएंगे या वॉशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे किसी और की जगह, लेकिन एक सीमर को जब टीम में लाए प्लेइंग 11, तो लगा कि बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग है, क्योंकि ये जो पिचेस हमको मिले हैं पुणे में, कोई एक पिच भी टर्नर नहीं था, और जिस तरह का इंडिया का लक चल रहा था टॉस के साथ, तो 90% चांस ये था कि गेंदबाजी करनी होगी अंडर लाइज दी हुई कंडीशन में, तो स्पिनर्स भी वहां पर उनका काम इतना चलता नहीं। तो बहुत ही अच्छा वो डिसीजन था कि नटराजन को लाए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हो रहे थे ऑफ एंड ऑन। शार्दुल ठाकुर में भी वो एक पोटेंशियल है, विकेट्स लेते जरूर है, लेकिन इकोनॉमी उनकी काफी हाई होती है, तो कुछ कंट्रोल के लिए स्पेशली डेथ ओवर्स में नटराजन बिल्कुल मुनासिब बॉलर थे। और वही आज हुआ कि अंत में जब आखिरी ओवर हमने देखा कि नटराजन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन फैंस सब रिलीव्ड होंगे, क्योंकि ये तो हमारे यॉर्कर किंग है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो वो जो डिसीजन उन्होंने लिया मैच के पहले, बिल्कुल सही था, और अंत में वो दिख भी दिया कि क्यों वो एक स्मार्ट डिसीजन, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो था। एक और चीज, ये मैच उसका परफेक्ट उदाहरण होगा कि जिस दिन हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं, इस टीम का बैलेंस बिल्कुल अलग नजर आता है। जी हाँ, और अगेन थोड़ी सी दाद देनी होगी टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि थोड़ी आलोचना हो रही थी कि हार्दिक पांड्या अगर टी20 में 4-4 ओवर हर मैच में डाल सकते हैं, तो टीम के लिए जब सीरीज ऑन द लाइन है, तो वो क्यों गेंदबाजी नहीं करे। और जब नटराजन को टीम में लिया, तो मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या शायद गेंदबाजी बिल्कुल ना करे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सीमर लिया है, लेकिन 9 ओवर उन्होंने डाले और 49 ओवर भी उन्होंने डाला। तो हार्दिक पांड्या को दाद देनी होगी, टीम मैनेजमेंट को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को पुश किया इस मैच में कि वो अपनी पूरी बॉलिंग करे, लॉन्ग टर्म जो उनका फिटनेस है उसको थोड़ा सा उसको हम क्या कहते हैं कि इग्नोर करके प्रेजेंट के बारे में सोचे कि ये सीरीज कुछ भी हो जीतना चाहिए, और उसके लिए हार्दिक पांड्या की बॉलिंग काफी मददगार साबित हुई। तो अच्छा हुआ देख के कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने पुश किया जीत के लिए। हार्दिक पांड्या पे एक और चीज हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं। पॉइंट का वैसे तो नाम है सैम करन की धोनी जैसी पारी, और सैम करन की पारी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आऊंगा सैम करन के कैच पे जो हार्दिक पांड्या ड्रॉप करते हैं। वही मैंने जैसे शुरुआत में कहा ना, दे हैड नो बिजनेस टू टेक दिस गेम सो फॉरवर्ड। अगर वो कैच ले लिया जाता तो शायद इतना रोमांच होता भी नहीं मैच में। जी हाँ, उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किया हार्दिक पांड्या ने, और जो सबसे डिफिकल्ट कैच था वो उन्होंने पकड़ा,
शार्दुल ठाकुर ने भी एक सिंपल कैच ड्रॉप किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि ये सिर्फ हमने इस मैच में नहीं देखा था, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप याद करें जब व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रहा था, जब गेंद सीधी हवा में जाती है, सिंपल कैचेस ड्रॉप होते हैं, जब बाउंड्री के इर्द गिर्द कोई कैच होता है तो बहुत ही अच्छे वहां पर एक्रोबैटिक्स करके मैनेज करते हैं, बॉल को पुश करके वापस लेते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब कैच ऊपर से सीधा नीचे आता है तो वहां पर फिटनेस की जरूरत नहीं होती, पूरी तरह का एक कामनेस और अच्छा टेक्निक होना जरूरत होता है। और मॉडर्न प्लेयर्स इस मामले में मुझे लगता है कि जब वर्टिकल सिंपल स्ट्रेट कैचेस आते हैं, आजकल तो 50-50 हो गया जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो जी हाँ, फील्डिंग बहुत ही आज इंडिया की बाद में आप देख रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब ऐसे, ऑलमोस्ट रवि शास्त्री का भी आपने देखा वहां पर रिएक्शन, सब लोगों ने गिव अप किया था कि आज कैचेस पकड़ने ही नहीं है लगता है इंडियन प्लेयर्स ने। उसके बावजूद ये मैच को जीता और टॉस हारने के बावजूद जीता, ये शायद ब्राइट पॉइंट है भारत के लिए। ब्राइट पॉइंट इंग्लैंड के लिए था सैम करन की बैटिंग। जैसे मैंने कहा, सैम करन की धोनी जैसी पारी, कहीं ना कहीं तो इसमें सीएसके स्कूल ऑफ बैटिंग का छाप उन पे नजर आ रहा था। ही वाज टेकिंग इट टू द एंड। बल्कि मैं उनका एक कोट पढ़ रहा था, खुद सैम करन कहते हैं पिछले आईपीएल के बाद कि माय स्टिंट विद सीएसके हैज हेल्प माय टेक माय गेम टू द नेक्स्ट लेवल, वहां तक ले गया। तो जाहिर तौर पर वो सीएसके का एक स्टैंप दिख रहा है उनकी बैटिंग में। जी, मैं थोड़ा सा टंग इन चीक मैं सोच रहा था कि आप धोनी की तरह क्यों कह रहे हैं उनकी पारी, क्योंकि अंत में जीत नहीं अच्छा। पाए। इंग्लैंड वो मैच विनिंग पारी नहीं खेल पाए, लेकिन धोनी ज्यादातर मैच जिताते थे अपने टीम को। और अंत में जिस तरह से खेले, उनको थोड़ा चॉइस नहीं था निखिल, क्योंकि उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे 9, 10, 11 नंबर के खिलाड़ी, तो उनको वही टाइम लेना था, स्ट्राइक लेना था, और बहुत पहले से वो खुद स्ट्राइक ले रहे थे। और आपने सही कहा, सैम करन को मैंने 3-4 साल पहले देखा था इंग्लैंड में, लग रहा था कि ना बॉलर है ना बल्लेबाज, पता नहीं चल रहा था कि क्या है ये। लेकिन इंडियन कंडीशंस में काफी यूजफुल है। पूरे 10 ओवर किए नहीं इस मैच में, लेकिन न्यू बॉल के साथ अपना काम चलाते हैं, और बल्लेबाजी का टैलेंट हमेशा रहा है। और आज उन्होंने देखा कि उनमें एक ग्रेट माइंड भी है, जिस तरह से सोचते हैं कि ये बिलीफ होता है कि इस सिचुएशन से भी हम मैच को जीत सकते हैं और मैं टीम को ये मैच जिता सकता हूँ। ये खासियत बहुत कम लोगों में होती है, और वो शायद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से सीखा होगा। तीसरा पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है भुवनेश्वर कुमार की विकेट टू विकेट बॉलिंग। एक जो चीज खास मुझे समझ में आई ना संजय, जब मैच के बाद भुवनेश्वर से पूछा गया, शुरुआत में तो रॉय ने उनको काफी चौके लगाए, उनसे पूछा गया आप थोड़े घबरा गए थे, बोला था नहीं, उन्होंने कहा मुझे पता था कि 1 या 2 गेंदों में विकेट आ जाएगी, बस मुझे अंदर वाली बॉल डालनी है और विकेट आ जाएगी। इतना अशोर्ट गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उनके फॉर्म से भी नजर आता है। जी हाँ, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट भूल गए थे हम कि हमारे पास एक और बॉलर है भुवनेश्वर कुमार। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो नवदीप सैनी की बात हो रही थी, मोहम्मद सिराज की बात हो रही थी, बुमराह थे, शामी, उसके पहले ईशांत शर्मा, और अभी हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा। तो भुवनेश्वर कुमार फिर से जब आ गए इंडियन टीम में, और बैक टू इज वेरी बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि बॉल स्विंग हो रही है दोनों तरफा। जो उनको मार पड़ी स्टार्ट में, वो दोनों गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर आउट स्विंग उन्होंने डाली, और जब उनका वो अंदर वाली गेंद जब चलने लगी तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट हुआ। और जो 3 विकेट्स उन्होंने लिए, रॉय, बेयरस्टो और मोइन मोइन भी सेट होके थोड़ा सा डेंजरस प्लेयर लग रहे थे। तो एक तो इकोनॉमी थी उनके पास, और जब आप रॉय, बेयरस्टो, मोइन को आउट करते हो तो पूरी एक कहते हो ना, बहुत बड़ा सेटबैक ऑपोजिशन को देते हो। तो ये उन्होंने 2 बार किया है 3 मैचेस में, और सबसे रिलायबल और सबसे कंसिस्टेंट और इकोनॉमिकल बॉलर भुवनेश्वर कुमार रहे हैं। और हमने देखा कि इंग्लैंड बॉलर्स जब बल्लेबाज उनके पीछे लगे, इंडियन बैट्समैन, तो थोड़ा सा उनका वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ गेंदबाजी करनी है। भुवनेश्वर कुमार ने उनको भी सिखाया कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मार पड़ रही हो, अगर आप सीधी गेंद स्टंप में रखो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिल जाता है बॉलर के रूप में। और वो आज के मैच में था, इस सीरीज में था, और T20 सीरीज में। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है भुवनेश्वर की वापसी, फिटनेस को लेके और उनका परफॉर्मेंस जो हमने देखा।
तो भुवनेश्वर ने 3 विकेट लिए, लेकिन 4 विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिए। संजय, अक्सर आप हमारे शो में बोलते रहते हैं कि ही इज गॉट दैट नैक टू पिक अप विकेट्स। कई बार ना उनकी विकेट्स जब आती हैं तो ऐसा लगता है अरे बैट्समैन थोड़ा अनलकी है, बहुत ही लकी तरह से दे दिया, लकी बॉलर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन ही इतना है कि हमें शायद बैठे बैठे लगता है कि ये लकी है, पर लकी होते नहीं है, वो चकमा दे रहे होते हैं बल्लेबाजों को। अगर गौर से देखे तो इनके पास 3-4 वेरिएशंस है निखिल, तो प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक तो अच्छा बाउंसर डाल सकते हैं, लास्ट मिनट पे बहुत सरप्राइज बाउंसर डाल सकते हैं। आज भी हमने देखा एक बेन स्टोक्स को उन्होंने सरप्राइज किया शॉर्ट बॉल से। और फिर एक ऑफ कटिंग स्लो डिलीवरी है उनके पास, यॉर्कर भी डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सीम अप लेंथ पे गेंद करते हैं ना, तो बॉल उनकी कुछ ना कुछ होती है, क्रॉस सीम से भी लेंथ पे डालते तो एक एक्स्ट्रा उछाल होती है। तो ये वेरिएशन इनके पास है, इसके वजह से उनको विकेट्स मिलते हैं। और होता है कभी कभी बल्लेबाज को लगता है इनके पीछे लगे, लेकिन उनके बॉल्स कभी ऐसे, जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, बिनाइन नहीं होते, यानी उसमें कुछ ना कुछ होता है। सीधी गेंद आती है ना, उसमें कुछ वेरिएशन होता है, उसमें कुछ ट्रिक होती है उनके गेंदों में। लेकिन ये भी संभव है उनके साथ कि जैसे हमने देखा आज उनका जो आखिरी ओवर था उसमें बहुत उनको मार पड़ी, तो ये भी उनके साथ हो सकता है। तो अगर भारत 50 ओवर्स क्रिकेट में उनको खिलाना है तो ऐसा होना चाहिए कि उनको देखे सिर्फ एक गेम चेंजर विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे बॉलर होने चाहिए जो ज्यादा इकोनॉमिकल हो, और विकेट टेकिंग हो ही, लेकिन इकोनॉमिकल भी हो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर विकेट्स लेने की उनमें क्षमता है, लेकिन ये भी उनके साथ होता है कि कभी कभी बहुत महंगे भी साबित होते हैं। तो भारतीय गेंदबाजी से रुक करते हैं हम भारतीय बल्लेबाजी का। हमारा चौथा पॉइंट है पंत और पांड्या का जो काउंटर अटैक था, और इस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आप दूसरे ओडीआई के बाद जब हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, आपका मानना था कि जो मिडिल ओवर में है थोड़ी अप्रोच भारतीय टीम को बदलनी होगी। वही चेंज ऑफ अप्रोच लगा कि इसके बारे में सोचा है भारतीय टीम ने? तो विकेट गिर भी रहे थे, लेकिन वो तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रही। और बहुत बड़ा चेंज था, वो चेंज जो था 64 रन का चेंज था। 64 रन ज्यादा भारत ने किए इस वनडे इंटरनेशनल में कंपेयर टू पिछले वनडे इंटरनेशनल में पहले 30 ओवर में। जी हाँ, विकेट्स गिरे, और सबसे खास बात ये थी कि 4 विकेट गिरे थे पहले 25 ओवर में। उसके बावजूद ये जो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का जो गियर चल रहा था, वो भारत क्रिकेट के लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब 4 विकेट गिर जाते हैं 25 ओवर में तो थोड़ा वो रिपेयरिंग चलता है, पार्टनरशिप रीबिल्ड करते हैं। लेकिन ये न्यू इंडिया का तरीका है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टॉप ऑर्डर को इसको थोड़ा सा सोचना होगा कि हमारी अभी जो बल्लेबाजी है वो बदलती जा रही है। ऋषभ पंत और उसके बाद हार्दिक पांड्या, अगर कृणाल पांड्या का भी बल्ला चलता है तो वो भी, शार्दुल ठाकुर ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी उन्होंने खेली। तो अगर गेम चेंजेस आपके नीचे है तो ज्यादा कोशिश ये ना करे कि हमारे ऊपर दारोमदार है मैच जिताने का। तो अगर सब खुल के हर बॉलर को अपने मेरिट के ऊपर खेले, तो मुझे लगता है कि ये फिर बैटिंग यूनिट बहुत खतरनाक हो सकती है। और इयन बेल ने अच्छा पॉइंट किया हमारे इंग्लिश शो में कि ऐसी जब अप्रोच होती है कि स्टार्ट से जब अटैक होता है तो देयर इज अ पोटेंशियल टू गेट 380 रन, अंत में बन गए सिर्फ 329। लेकिन जो दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हमने देखा कि प्लेटफॉर्म के लिए बहुत टाइम लिया, आपने 30 ओवर में बहुत टाइम लिया और बाद में बहुत ही अच्छी एक आक्रामक बल्लेबाजी देखी, लेकिन उसके वजह से बने केवल 330 रन, ज्यादा नहीं 336 रन। तो इस अप्रोच में एडवांटेज ये है कि पोटेंशियली 400 बन सकते हैं, अगर नहीं बने तो 330 बनेंगे। लेकिन वो अप्रोच में शायद सबसे ज्यादा अगर आप सोचो तो 330 ही बन सकते। तो भारत को ये सोचना होगा कि कौन सा अप्रोच बेहतर। और फाइनली एक पॉइंट करूंगा कि 50 ओवर्स क्रिकेट में हमने देखा कि पिचेस ज्यादातर फ्लैट होते हैं। तो इंग्लैंड ने एक तरीका दिखाया कि फ्लैट पिचेस पे ऐसी बल्लेबाजी काम में आती है। आज भारत ने 4 विकेट गंवाए थे पहले 25 ओवर में, लेकिन ऑल आउट हुई 49th ओवर में। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ढेर सारे ओवर्स उन्होंने वेस्ट कर दिए, और अंत में वो स्कोर इनफ हो गया भारत के। तो यही चीज मुझे अगले पॉइंट पे भी लेके जाती है, वो इंग्लैंड स्पिनर्स ने लगाया भारतीय पारी पर ब्रेक। अब इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? क्या ये अप्रोच एक कारण था कि यू ट्राई टू गेट मोस्ट रन्स अगेंस्ट द स्पिनर, इसलिए आप उनके खिलाफ विकेट गंवा बैठे? क्योंकि एक चीज हमने देखी थी अभी तक, जो इससे पहले 2 वनडे हुए थे, द लीस्ट इफेक्टिव अगर कोई गेंदबाज थे तो वो स्पिन गेंदबाज थे, चाहे भारत के हो या इंग्लैंड के। इस बार ऐसा क्या बदला? क्या इंडिया की अप्रोच ने उनको फायदा दिया? देखिए, पिछले मैच में मोइन अली ने काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी। एक पहले T20 इंटरनेशनल में आदिल रशीद ने अच्छी
गेंदबाजी की। लेकिन आज के मैच में अगर आप देखें जिस तरह से विकेट्स मिले हैं, रोहित शर्मा को बिल्कुल उन्होंने बीट किया, डिसीव किया, बॉल अंदर आई थी, वो लेग स्पिन के लिए खेले और शिखर धवन भी थोड़ा अगेंस्ट स्पिन मारने गए। तो वो 2 विकेट्स जो मिले अच्छी गेंदबाजी की वजह से, और दूसरा कारण कि दोपहर का समय था, तो पिच में थोड़ा-सा उनको ग्रिप मिल रहा था और मोइन अली ने तेज गेंद की और विराट कोहली को लगा कि अच्छी बॉल है जिसमें बैकफुट पंच मारे। लेकिन फिर से ये जो एडवांटेज होता है ना दोपहर में स्पिन बॉलर्स को मिलता है कि बॉल ग्रिप होके टर्न की, लेकिन ये शाम को ये स्पिनर्स को वो एडवांटेज मिलता नहीं। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स जो इंग्लैंड के थे, जो विकेट्स उनको मिले वो डिजर्व कर रहे थे, वो आफ्टरनून के वजह से भी थे। लेकिन मुझे अप्रोच बहुत अच्छा लगा इंडियन बल्लेबाजों का उनके खिलाफ। आदिल रशीद ने 2 बड़े विकेट्स लिए, लेकिन 8 के रन से उनकी इकॉनमी रही क्योंकि ऋषभ पंत उनके पीछे पड़ गए और विराट कोहली को आउट लेके भी हार्दिक पांड्या ने मोइन अली को छोड़ा नहीं। तो ये जो नया एक रूप है, नया अप्रोच, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखेंगे कि भारत इस पे बिल्कुल कमिटेड रहता है या नहीं। ओवरऑल भारतीय कप्तान विराट कोहली बहुत ही खुश होंगे क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ देखें कंप्लीटली व्हाइट वॉश कर दिया। तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम सीरीज जीतने में कामयाब रही। संजय बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी जर्नी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये था इस सीरीज का आखिरी कार्यक्रम जो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। अब आईपीएल में आपके साथ मुलाकात होगी।